सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक श्री हराल एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 13 टॉपिक नेम रीढ़ की हड्डी। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय। उनका जन्म 1917 की ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। रीढ़ की हड्डी, तो इसमें जो पात्र है वो देखेंगे। पात्र परिचय, तो उसमें से उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर एक युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है। रतन रामस्वरूप का नौकर है। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह आधेड़ उम्र के है। आधेड़ यानी जिनकी उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास हुई है। एक तख्त का पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो उसमें रामस्वरूप क्या कहते हैं देखेंगे। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त रखे जाने की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार रामस्वरूप अपने नौकर के साथ आए हुए हैं। उनके हाथ में तख्त है, यानी जो लकड़ी की बड़ी चौखट है वह रख रहे हैं, और रखने के बाद उसकी आवाज़ भी आ रही है। रतन, बिछा दे साहब, प्रश्न चिन्ह। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में कह रहे हैं, और क्या करेगा। परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा। तो इस प्रकार रामस्वरूप अपने नौकर रतन से कह रहे हैं कि तुझे अक्ल बहुत कम है, पहुँचाता क्या। बिछा साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है, यानी मैंने इतने परिश्रम क्यों बहाया है। पसीना बहाना, बहुत परिश्रम करना। रतन तख्त बिछाता है और ही की यानी वो हंस रहा है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी। तो इस प्रकार रामस्वरूप अपने नौकर से कह रहे हैं, जो उनकी बीवी जी है, उनके कमरे में से हारमोनियम और सितार लाने के लिए उसे कहा गया है। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो इस प्रकार रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा, जो पति पत्नी है, वह तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। और इस प्रकार प्रेमा अपने पति रामस्वरूप को कह रही है
कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है उमा, वह मुंह फुलाना यानी नाराज है वो। रामस्वरूप, क्या हुआ? यानी उसे नाराज होने में यानी मुंह फुलाए क्यों बैठी हुई है वो, क्यों नाराज हुई है? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि और तुम्ही ने ही कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो इस प्रकार रामस्वरूप ने ही अपनी पत्नी प्रेमा से कहा था कि उमा बेटियों को सज धज कर नीचे लाना, ऐसा उसने कहा था। रामस्वरूप कह रहे हैं, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से यानी तरीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है। उमा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और वे लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है। जो उमा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं वे बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। देखिए कि रामस्वरूप कह रहे हैं जो लोग उमा को देखने आ रहे हैं वे बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर जो उन्हें बहू चाहिए तो वह ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, ऐसे विचारों के वे है। प्रेमा और लड़का प्रश्न चिन्ह। रामस्वरूप, बाप शेर है। रामस्वरूप बता रहे प्रेमा को कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, यानी जो लड़का है वो बीएससी के बाद लखनऊ शहर में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में वो लड़का पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। तो इस प्रकार शादी का सवाल अलग है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। तो जो लड़का उसे देखने, उमा को देखने के लिए आ रहा है, तो वह कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है, ऐसा उस लड़के ने कहा है। रतन, ये जो रतन है वो रामस्वरूप का नौकर है और रतन कह रहा है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। तो इस प्रकार धीमी आवाज़ में वह बाबूजी बाबूजी यानी रामस्वरूप को आवाज़ दे रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तो इस प्रकार रामस्वरूप कह रहा है उनकी पत्नी से, प्रेमा, उनकी पत्नी का नाम प्रेमा है, और वो प्रेमा को कह रहे हैं कि जो लोग उमा को देखने आने वाले हैं वो आ भी गए हैं, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। तो इस प्रकार मेहमान आए हुए हैं। लड़के के जो पिताजी है वो गोपाल प्रसाद है, वह आकर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार शंकर के जो पिताजी है गोपाल प्रसाद, वो आकर बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो रामस्वरूप कह रहे हैं गोपाल प्रसाद को, जो हमारा मकान है वो ढूंढने में तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कह रहे हैं खंकार कर यानी गाला साफ कर करके, नहीं, तांगे वाला जानता था, यानी तांगे वाला जो है वो आपका घर जानता था। रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो इस प्रकार गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? तो इस प्रकार रामस्वरूप, जो लड़का उमा को देखने के लिए आया हुआ है शंकर, उससे कह रहे कि शंकर बाबू, कितने दिनों की तुम्हें छुट्टियां है? प्रश्न चिन्ह वहाँ पर। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है। तो इन दिनों कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, और वीकेंड में वह चला आया था, ऐसा शंकर रामस्वरूप को कह रहे हैं। रामस्वरूप कह रहे हैं तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, यानी आपका जो मेडिकल का जो कोर्स चल रहा है वह
खत्म होने में 1 साल तो रहा होगा? प्रश्न चिन्ह। शंकर: जी, यही कोई साल 2 साल, यानी जो कोर्स है वो खत्म होने में साल 2 साल लगेंगे। राम स्वरूप: साल 2 साल? तो राम स्वरूप कह रहे हैं साल 2 साल। शंकर: हाँ 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 जी, एक आधा साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी एक आधा साल का मार्जिन रखता हूँ, ऐसा शंकर कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, तो इस प्रकार लड़के के जो पिताजी है गोपाल प्रसाद, वो अपनी आवाज़ और तरीका कुछ बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं जो बिजनेस है, यानी लड़की लड़की जो है उसके, यानी जो शादी हो रही है वो एक बिजनेस के समान हो गया है। तो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं लेन देन की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, यानी आश्चर्यचकित होकर, बिजनेस? प्रश्न चिन्ह। समझकर: ओहो, अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, यानी पहले हम कुछ नाश्ता तो करेंगे और बाद में जो लेन देन की बात है वो करेंगे, ऐसा रामस्वरूप कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद: यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी यह सब आप ऐसी तकल्लुफ़ क्यों करते हो? रामस्वरूप: हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं, यानी रामस्वरूप कह रहे हैं कि आपके जैसा बड़ा आदमी हमारे यहाँ घर पहुँचा है, ये तो हमारी किस्मत है। और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। गोप्रसाद अपने लड़के से: क्यों, क्या हुआ? तो शंकर अपने पिताजी से कह रहा है कुछ नहीं। गोप्रसाद: झुककर क्यों बैठते हो, यानी ऐसा झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, यानी झुककर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा गोपाल प्रसाद शंकर को कह रहे हैं। और ब्याह तय करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन इतने में, और शंकर की जो बैकबोन है वह इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे उसके दोस्त कहते हैं। वह हमेशा झुककर ही बैठता है, तो यह ठीक नहीं है शरीर के लिए। और इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। स्वयं लड़के के पिताजी ही स्वयं लड़की के पिताजी ही चाय लेकर आए हुए हैं। गोप्रसाद: आखिर आप माने नहीं, यानी आखिर हमारी बात आपने मानी नहीं है, तो आपने चाय लाई ही है। रामस्वरूप रामस्वरूप कह रहे चाय प्याले में डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को कह रहे हैं कि आपको विलायती यानी परदेश की चाय पसंद है या हिंदुस्तान की? गोप्रसाद: नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए। तो इस प्रकार गोप्रसाद कह रहे हैं कि जो आधा दूध और आधी चाय उन्हें उन्हें चाहिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। तो चाय में चीनी चीनी यानी शक्कर, यह गोपाल प्रसाद को चाय में ज़्यादा चीनी पसंद है। शंकर खंकार कर, यानी गला साफ करते हुए: सुना है सरकार आप ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएंगी। तो शंकर कह रहे हैं अपने पिताजी से कि सरकार आप ज़्यादा चीनी लेने वालों पर एक टैक्स लगाने वाली है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14, पाठ क्रमांक 9, रीढ़ की हड्डी। इस पाठ का जो शेष भाग बचा हुआ है बाद में हम देखने वाले हैं।